करिए गवर्नमेंट आई है सारियां दसां चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोगों ने लास्ट वीक आप लोगों ने एक ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया होगा जो हमारे कोर्स से रेलेवेंट था कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हम आगे लेके चलेंगे। तो वो बेसिकली हमारे कोर्स की ओरिएंटेशन थी कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसको आगे लेके चलेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, इन चीज़ों से आप लोग कितना एडाप्टेबल हो सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप रिटर्न फाइलिंग में कितने एडप्ट हो जाओगे सो दैट कि आप लोग अपने क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल कर सको, आप लोग अपने बिजनेस को आगे लेके बढ़ सको। तो ये कोर्स प्योरली ओरिएंटेशन का था। अगर किसी ने ओरिएंटेशन नहीं ली हुई तो उसका सेशन हमारे यूट्यूब पे पड़ा है बच्चों, यूट्यूब चैनल पे। तो वो भी आपको लिंक थोड़ी देर बाद हम शेयर कर देंगे। आप लोग उसका आप लोग जिसने रिव्यू करनी है रिव्यू कर ले। तो चलें हम अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मतलब लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। बेसिकली बच्चों, मैं यहाँ पे आप सबके सामने एफबीआर की साइट खोल रहा हूँ, fbr.gov.pk। ये मैंने वेबसाइट खोली। जैसे मैंने वेबसाइट खोली है तो मेरे आगे ये पेजेस आ गए हैं जो आप सबके सामने आ रहे हैं। ये सबके सामने यही पेज खुलेगा, कोई स्पेशल पेज नहीं होगा। आई होप आप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। अच्छा, मैं एक चीज बताता जाऊं कि अगर किसी को मेरी आवाज कहीं पे ब्रेक फील हो, कहीं पे मेरी आवाज में कुछ अल्फाज कट जाए, तो आप प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। मुझे कहिएगा सर हम आवाज क्लियर नहीं हुई, तो मैं अपनी आवाज रिपीट कर दूंगा। शुरू वाले एक दो सेशंस में आप लोग फेमिलियर होते हो अपने कोर्स के साथ। फिर जब जैसे कह लो कि थर्ड क्लास होती है तो उसमें हम जो प्रॉपरली जिसे कह लो कि रिटर्न के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पहली दो क्लासेस जो होती हैं वो हमारी आयरस के टॉपिक पे होती हैं। तो आज और कल की जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा बेसिक आयरस को देखेंगे। खैर, एफबीआर की रिटर्न खोली है मैंने आप सबके सामने। ये एफबीआर का पेज खोला है, सॉरी, आप सबके सामने। तो ये सबके आगे पेज इसी तरह का पेज आएगा। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ बच्चों नीचे। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर आप सब सबके सब बच्चों ने सबके सब ने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जैसे आप सबके सब बच्चों ने यहाँ पर वेबसाइट खोल के यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर आ रहा है एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स। आई होप आप सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। महमूद बच्चे बच्चे सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आ रही है आवाज। चलें परफेक्ट बच्चे। तो मैंने उनसे कह रहा हूँ जिस जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपने रिकनेक्ट करे, तो इसको बंद करके ना, तो सो दैट की आवाज आ सके ना उसको प्रॉपरली। खैर, इस पेज पे जब नीचे आते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों आप एक्ट पे क्लिक करो, ऑर्डिनेंस पे करो, रूल्स पे करो, पेज एक ही ओपन होगा, कोई डिफरेंट पेज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्ट पे पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो रेलेवेंट लॉज हैं जो एफबीआर की वेबसाइट पे पड़े हैं वो खुल गए हैं। हमारा फिलहाल जो टॉपिक होगा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से होगा। तो यहाँ पर अगर बच्चे गौर करो तो ये आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे एक न्यू पेज खुल गया। इस न्यू पेज पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट डिफरेंट सालों के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो ऊपर टॉप वाला है ये लेटेस्ट अपडेटेड ऑर्डिनेंस है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यही एक्सरसाइज मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं एफबीआर की साइट पे जाता हूँ। मैंने एफबीआर की साइट खोली, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा यहाँ पर नीचे। जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर नीचे आता है एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ये लीगल रिसोर्स एंड पब्लिकेशंस के अंदर एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स। एक्ट्स पे क्लिक करूं, ऑर्डिनेंस पे करूं या रूल्स पे करूं, तो पेज एक ही ओपन होना है जो आपके सामने अब नजर आ रहा है। इस पेज पर मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे ये पेज खुला। मैंने लेटेस्ट कानून यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये वाला पेज खुल जाएगा। ये एक्ट एक डाउनलोड हो गया मेरे आगे। इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा अपने पास, जहां पर भी मैंने रखना है। लेट्स से डाउनलोड्स में रखते हैं, मैं डाउनलोड्स में रख लूंगा जहां पर भी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग यूजर किस चीज के हो, लैपटॉप के यूजर हो ज्यादा, डेस्कटॉप के यूजर हो, मोबाइल यूजर हो ज्यादा, मतलब जो काम करते हो ज्यादातर।
अगर लैपटॉप पे करते हो तो आपके लैपटॉप पर ये होना मस्ट है। अगर ये नहीं है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आप लोगों ने, मेरा कोर्स इससे रेलेवेंट है। जब रेलेवेंट एक्ट या कानून आपके पास नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। इसीलिए जो लैपटॉप यूजर है वो लैपटॉप में रखे, जो डेस्कटॉप यूजर है वो अपने डेस्कटॉप में रखे, जो मोबाइल यूजर है अपने मोबाइल में। उसके पास हर वक्त ये अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसने जो सवाल पूछना है वो यहीं से मुझसे पूछना है। इसी को देख के आप लोगों ने सवाल करने हैं। तो देख के जब आप लोगों ने सवाल करने हैं, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो, क्योंकि मैंने पढ़ाना सारे का सारा कोर्स यहीं से है काफी हद तक। जब आप देखोगे नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी बात करूं, जो स्क्रीन पे मैं लाइव लेक्चर दिखाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसकी वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी। तो आप लोगों ने कानून पढ़ना कहाँ से, ये आपके पास, जैसे कहते हैं ना बुक्स कहाँ पे, सर हमारे पास बुक्स नहीं है। तो ये वो बुक है जो सबके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग इस पे देख सकते हो। अगर किसी ने ये यहाँ से देख लिया, फेयर इनफ। यहाँ से जो ऑनलाइन रीड कर सकता है बहुत अच्छी बात है। जिसने ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, लेट्स से कि नहीं पढ़ सकता, तो दो बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एक है कि एस ए सलाम पब्लिकेशन, एस ए सलाम पब्लिकेशंस, और एक है हुजैमा एंड इकराम पब्लिकेशंस। वो जो बुक्स होती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, वो हर साल अपडेट होती हैं। वो दो बुक्स तकरीबन 7 से 10 हजार की बुक्स आया करती हैं, और हर साल अपडेट होने का 2.5-3 हजार रुपये लगा करता है। तो जिसने वो लेनी है वो ले ले, जिसने ऑनलाइन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो 8, 7, 8 हजार, 10 हजार हर साल का लगेगा। तो टेक्निकली जिसको जो बेहतर लगता है वो उस तरीके से चल ले। खैर, मैं इसी तरह चल रहा हूँ आगे। क्या कहते हैं, अब ये वेबसाइट पे मैं अगेन जाता हूँ, इनको मैं बंद कर देता हूँ। मैं वेबसाइट पे आया अगेन बच्चों, एफबीआई के मेन पेज पे। अब थोड़ा सा मजीद इस वेबसाइट को हम स्क्रॉल करते हैं कि वेबसाइट है कि, क्योंकि हमारे पहले दो टॉपिक्स जो हैं, पहले दो क्लासेस वो आयरस के ऊपर हैं। अगर किसी ने ओरिएंटेशन ली हो तो उसके अंदर आपको याद होगा कि दो टॉपिक्स हमने पहले आयरस लिखा हुआ था। तो आयरस होता क्या है उसको हम पढ़ते हैं बच्चों। खैर, बिफोर गोइंग टू द आयरस, यहाँ पे मजीद देख लेते हैं कि मजीद क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं लीगल सोर्स पब्लिकेशन में। यहाँ पे एसआरओज आ रहे हैं, और नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स और सर्कुलर्स। एसआरओ क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, ठीक है। और नोटिफिकेशंस, इसमें और ऑर्डर्स और सर्कुलर्स में फर्क क्या है? जो एसआरओज होते हैं ये कानून का हिस्सा होते हैं, इन टर्म्स कि आपके ऊपर कोई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कानून असेंबली में पास होता है। असेंबली जब अवेलेबल नहीं है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके पास इख्तियार होता है कि वो फॉर द शॉर्टर पीरियड आपके लिए कोई कानून बना के इशू कर दें। तो वो कानून किस तरीके से आएगा? एसआरओ या नोटिफिकेशन की फॉर्म में आएगा, क्योंकि असेंबली का सेशन नहीं बैठा तो असेंबली ने कानून नहीं बनाया। जो असेंबली कानून बनाती है उसको हम एक्ट कहा करते हैं। तो जब असेंबली, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सुन रहे होगे, आप लोग खबरों में भी चल रही होगी ये बातें कि बजट आ रहा है जी, बजट आ रहा है। तो बजट क्या है? लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट होता है। हर साल जो बजट आता है उसमें क्या आया करता है? हर साल एक फाइनेंस एक्ट आया करता है। तो जो फाइनेंस एक्ट है उसमें कानून में तरामीम आया करती है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू कानून में तरामीम आया करती हैं। तो फाइनेंस एक्ट को अगर हम समझते हैं तो उसमें जो भी चीजें तरामीम आएंगी वो डायरेक्टली हमारे इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, जो मैंने ये खोला हुआ है, इस पे डायरेक्टली इम्प्लीकेशन आती है। वो चेंज करेगा इस कानून को। बट असेंबली, क्योंकि बजट नहीं आया, इंटरम बजट नहीं आया, हाफ ईयर फिजिकल हाफ ईयर बजट नहीं आया, कुछ भी बजट नहीं आया, तो गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लगाना है, या गवर्नमेंट ने इस कानून में कोई छोटी मोटी गलती कर दी है कोई भी रीजन से, तो गवर्नमेंट ने एक कानून पास करेगी, जैसे कि कहेगी कि आज के बाद रेट ऑफ टैक्स 5% नहीं 6% होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कैन डू इट। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? थ्रू मिनिस्टर। और फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल, वो भी इस तरह का ऐसा इशू कर सकते हैं। तो इख्तियार दोनों के पास है। बट पॉइंट क्या है मैं जो समझाना चाहता हूं, एसआरओ इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तान में रहने वाले होते हैं उन सब पे अप्लाई होता है एसआरओ। आगे चलते हैं, वर्ड है ऑर्डर्स और सर्कुलर्स। ऑर्डर्स और सर्कुलर्स डायरेक्शनल होते हैं।
डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये वो यहाँ पर डायरेक्शन आया करती है कि एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने काम कैसे सरअंजाम देना है। तो बेसिकली ऑर्डर्स और सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर, जबकि एसआरओ और नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ऑर्डर्स और सर्कुलर्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जो ऑफिसर्स को डायरेक्शन देते हैं, एफबीआर के ऑफिसर्स को, कि आपने ये काम इस तरह सर अंजाम देना है। तो ऑफिसर्स को डायरेक्शन ऑर्डर्स और सर्कुलर्स में आया करती है, और एसआरओ में पूरे पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्शन आया करती है, जो शॉर्ट टर्म हुआ करती है। याद रखिएगा, हर साल जो एसआरओ नोटिफिकेशन है ये असेंबली में पेश होते हैं। साल खत्म होने के बाद जैसे बजट पेश होता है तो ये असेंबली में पेश होते हैं। अगर असेंबली ने इसको मान लिया तो इसको कानून का यानी कि एक्ट या ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना लिया जाता है। अगर असेंबली ने कहा नहीं इसको एसआरओ की फॉर्म में रखें, तो जो असेंबली ने कहा वैसे रखा जाएगा। लेकिन हर साल एसआरओ की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती अनलेस असेंबली अप्रूव करे उसको। तो टेक्निकली ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी मैंने बता दी हैं। किसी को समझ आ गई, फेयर इनफ। नहीं समझ आई, फिलहाल इस कोर्स के लिए जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई अहमियत ज्यादा इसकी नहीं है, क्योंकि हम ये कोई लंबा कोर्स नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम इसको देखें, ज्यादा देखें, इन डीप डाउन देखें, लेकिन फिर भी आपको समझाना बेहतर समझा मैंने। अब ये पब्लिकेशन और ब्रोशर्स हैं यहाँ पर। एफबीआर क्या पब्लिकेशन करता है, वो सारी की सारी जो प्रेस रिलीज हैं वो सारी इसके थ्रू आ रही हैं। टैक्स बेस्ड ऑडिट। अच्छा, यहाँ पर न्यूज रूम है, जो एफबीआर की न्यूज न्यूज हैं क्या क्या हैं जो भी, वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ रही है अपडेट्स। अपडेट्स में लेटेस्ट एसआरओ, लेटेस्ट एक्ट, लेटेस्ट रूल्स, लेटेस्ट सारे के सारे यहाँ पर आ रही होती हैं। तो यहाँ पर अपडेट्स में आ रही है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, रिटर्न फाइलिंग की जो गोशवारे जमा कराने की तारीख थी 30 नवंबर, वो एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर कर दी गई। तो वो जो ये तारीखें हैं ये कहाँ पर लिखी हुई होती हैं, तो वो ये अपडेट्स में लिखी हुई आती हैं जो तारीख है यहाँ पर। जैसे आप लोगों में, आप में से किसी ने अगर सुना हो ये बात, ठीक है, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ बच्चों, कि जो भी तारीख चेंज होती है रिटर्न फाइलिंग की, अगर यहाँ पर एफबीआर की साइट पर ना आए, अगर एफबीआर की साइट पर नहीं आती, तब तक उस जो नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप काफी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे जहां पर सुबह दोपहर शाम एक नया नोटिफिकेशन आया था। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि सोलर पैनल पे भी टैक्स लग गया है। अब वो जो इस तरह का नोटिफिकेशन था वो फेक नोटिफिकेशन। तो फेक नोटिफिकेशंस बहुत आया करते हैं, लोग खुद से बना के नोटिफिकेशन चढ़ा दिया करते हैं। तो टेक्निकली जब तक एफबीआर की साइट पे नहीं आएगा तब तक उसकी उन इन बातों की कोई कानूनी हैसियत नहीं हुआ करती। तो आप लोगों ने ये चीजें बड़ी गौर से देखी हैं। तो मतलब जो भी अपडेट है, जो भी कानून में तरमीम आई, वो यहाँ अपडेट्स में लेटेस्ट तरमीम यहाँ पर आई होंगी। अगर यहाँ पर अगर नहीं देखते तो आप देखो बच्चों, ये टिकर चल रहा है ऊपर, ये खबरें चल रही हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट जो न्यूज हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। तो अगर यहाँ पर भी अगर नीचे नहीं देखते तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए न्यूज चल रही होगी, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। ये एफबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारा 75% ऑफ टैक्स रिलेटेड काम जो है वो यही इसी वेबसाइट पे होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, मेरी आवाज शायद ब्रेक हुई हो। हमारा जो 75% टैक्स के रेलेवेंट कोई काम है तो इसी वेबसाइट पर होगा। अगर आप इसी वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो इसी में सबसे ज्यादा अपडेट इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा काम भी इस पे होगा, हमारे रिटर्न की फाइलिंग भी इसी वेबसाइट पे है। तो इस कोर्स का काफी ज्यादा ताल्लुक है इस वेबसाइट के साथ। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को पहले समझना है, सो दैट कि आपको परेशानी ना हो। अभी तक यहाँ पर किसी का कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो बच्चे पूछ लो, आप में से कोई भी। चले बच्चों, मैं आगे मूव करता हूँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस पेज पे जरा थोड़ा सा नीचे आया हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनकम टैक्स। मैं जरा एक मिनट क्लिक करके इसको जरा, अगर कोई खुला हुआ है तो मैं इसको लॉग ऑफ कर दूं। नहीं, लॉग ऑफ ही है, ठीक है। अच्छा, ये ऑनलाइन सर्विस में बच्चों यहाँ पर जो सेकंड पोर्शन, सेकंड टैब है, यहाँ पर गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनकम टैक्स।
इसके आगे लिखा हुआ है आयरस। अब ये जो आयरस लिखा हुआ है जिसके ऊपर हमने कहा कि ज्यादा पढ़ेंगे, तो वो ये वाली चीज है, इनकम टैक्स। तो जिसने भी इनकम टैक्स के बारे समझना है तो उसके लिए सबसे अहम ये इनकम टैक्स का पोर्टल है, जिस पोर्टल का नाम एफबीआई की तरफ से आयरस रखा हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ बच्चों। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये वार्निंग आ गई, जो भी है मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैं अभी देख रहा हूँ मेरे सामने, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, कोई लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसी मर्जी एंटिटी हो, सबके सामने यही पेज खुलने हैं। कोई डिफरेंट पेज नहीं खुलना, सबका एक ही जैसा पोर्टल है। 95% जो पोर्टल है बिजनेस का और इंडिविजुअल का सेम ही है। कुछ कुछ फर्क हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैंने ये पोर्टल खोला तो यहाँ पर तीन बातें आ रही हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आ रहा है ई इनरोलमेंट, यहाँ पर आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसको आपने एफबीआर की साइट पर रजिस्टर करना है, जिसको जो कहता है कि मुझे एनटीएन चाहिए, लोग इस तरह आपके पास आएंगे इंशाल्लाह, जो आपके पास आके कहेंगे जी हमें एनटीएन चाहिए, तो आप यहाँ पर आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे बच्चों। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया बच्चों, तो यहाँ पर अब सारे एक फॉर्म आ गया हमारे आगे। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को टेक्निकली हम फॉर्म 1 सेक्शन 181 का फॉर्म कहेंगे। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा वैसे बता भी देता हूँ। अब ये टैक्स पे रजिस्ट्रेशन, ये मैंने एक्ट से निकाला, ये एक्ट में लिखा हुआ है टैक्स पे रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, जो ये फॉर्म में आपने डेटा एंटर करना है, दैट इज एज पर जो लॉ के मुताबिक सेक्शन 181 का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो मैं अभी आप सबके सामने सेक्शन 181 का जो फॉर्म है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो मैं आपके सामने फिल करता हूं। जैसे मैं अपने पर्टिकुलर्स डाल देता हूं। अब यहाँ पर बच्चों देखो, मैंने अपना आईडी कार्ड देखा, यहाँ पर अगर गौर से आप स्क्रीन को देखो, तो जहां जहां स्टेरिक बना हुआ है, जहां जहां स्टार लगा हुआ है, ये स्टेरिक बना हुआ है, ये फील्ड्स फिल करना मैंडेटरी है। तो मैंने आईडी कार्ड नंबर डाला, यहाँ पे अपना प्रीफिक्स डाला, मैंने फर्स्ट नेम डाला, मिडिल नेम मैंने डाला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, लास्ट नेम डाला। मेरे पास कौन सा मोबाइल नेटवर्क है, यूफोन है, जैज है, जोंग है, टेलेनॉर है, कौन सा है, मैंने वो डाल दिया। मेरे पास मोबिल लिंक है, मैंने नंबर डाल दिया। याद रखो, नंबर से पहले स्टार्ट करने से मैंने 0092 डाला और फिर आगे मैंने नंबर स्टार्ट किया। तो ये मैंने तरीका मैंने अपनाया। क्या किधर चला गया? दोनों जगहों पे मैंने सेम नंबर डाला। दो दफा मैंने ईमेल पंच की। अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है आगे कि रजिस्टर्ड ऑन योर आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑन योर सीएनएसी। तो जो नंबर आपके मोबाइल आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड होगा, वो आपने यहाँ पर पंच करना है। गौर से बात सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका अगर नाम पर फोन नंबर है तो वो पंच क्या कहते हैं नहीं होगा। बाज औकात ये एरर देता है, यूजली तौर पे ऐसा एरर नहीं मिला करता। तो मेरे नाम पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मेरे नाम पर सिम नहीं है तब भी मुझे कोड्स आ जाया करते हैं, तब भी ये चल जाया करता है, कभी कभी ये एरर दिया करता है। लेकिन ईमेल जो मैंने डाली, ये मैंने आप सबके सामने दो दफा ईमेल मैंने पंच कर दी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, एड्रेस इंफॉर्मेशन। मेरी बातें बच्चों बड़ी गौर से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ अहम बातें आप सबके साथ मैं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डाल दिया, फॉर्म में मैंने डाल दिया हाउस डाल दिया, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट मैंने किनार डाल दिया, एरिया मैंने 2 लिख दिया,
80 82 रोड। मैंने एड्रेस लिखा बच्चों, यहाँ पे आगे आगे सिटी, इस सिटी के अंदर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट से इस्लामाबाद। मैं इसको सर्च किया तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गई, इस्लामाबाद देहाती इलाका, इस्लामाबाद शहरी इलाका, या इस्लामाबाद इटसेल्फ। तो मैंने इस्लामाबाद लिख दिया। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सबके सामने लिखता हूँ लाहौर। ठीक है, लाहौर लिखा, इसको मैंने सर्च किया तो उसने मल्टीपल टाउन दे दिए यहाँ पे। अब जहां पर, क्योंकि अब इतने शहर डेवलप हो गए, इतने टाउन बन गए हैं, कोई यहाँ पर जैसे कि बैरियर टाउन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, कोई बैरियर टाउन में रहता है, यहाँ पे डीएचए नहीं लिखा हुआ, तो डीएचए आप मतलब जो काफी ऐसे टाउन्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर एंड पे लाहौर आ रहा है तो लाहौर क्लिक कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे कराची डाल देता हूँ, वैसे मैंने कराची डाला तो कराची के काफी टाउन्स आ गए। तो इसमें भी आपको नहीं पता बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चों, रिकॉर्ड मेरी तरफ से हो रही है। आप रिकॉर्डिंग की टेंशन आप में से कोई भी ना ले, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके पोर्टल पे डालना मेरा काम है। उसकी टेंशन ना लें, पोर्टल पे डल जाएगी, आप सबको वीडियो जो चल रही है आप सबके सामने सबको मिलेगी, ऐसी परेशानी मत लीजिएगा। अच्छा, मैंने कराची की ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास काफी जगह काफी टाउन्स आ गए। तो यहाँ पर मैंने कराची वेस्ट साउथ सेंट्रल ईस्ट में से कोई एक सिलेक्ट कर लूँ, जहां भी मेरा करीबी एरिया में वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दो दो तीन अहम बातें। आपके पास क्लाइंट आएंगे जो आपको मोबाइल नंबर देंगे और आपको ईमेल एड्रेस देंगे और आपको वो एड्रेस बताएंगे, ये तीनों बातें, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस, एड्रेस गलत बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो एरिया यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं। एरिया उनका 5 किनाल का घर होगा, वो बताना चाहेंगे कि हमारा 10 मरले का घर है। वो किसी का 1 किनाल का घर होगा, वो लिखवा देगा 10 किनाल का। मतलब दोनों तरह के बंदे आ सकते हैं। कोई आपके पास बंदा आएगा जिसने पहली दफा जिंदगी में ईमेल बनाई है, जिसने पहली दफा जिंदगी में ईमेल बनाई है। कोई बंदा ऐसा आएगा जो नंबर लेके आएगा जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है और एफबीआर ने उस पे एरर नहीं लगाया। तो ये तीनों ऑप्शन हो सकती हैं। एक चीज, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इन तीन इश्यूज को एड्रेस करता हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों बात, कि जो मोबाइल नंबर है, आप लोगों ने जो क्लाइंट ने दिया आपने लिख लिया, अपने पास रिकॉर्ड में सेव रखना है। दूसरी बात, अपने पास इसका रिकॉर्ड रखना है जो जो वो नंबर दे रहा है। दूसरी बात, ईमेल, कोशिश करो कि ईमेल उसकी पुरानी ईमेल हो, नई ईमेल ना हो। अगर पुरानी ईमेल है चला लो, ज्यादा बेहतर है। नई ईमेल बना लो, खुद से बना लो तो ज्यादा बेहतर है। तो जो क्लाइंट होते हैं वो मोबाइल नंबर भी भूल जाते हैं, जो क्लाइंट होते हैं वो अपना ईमेल एड्रेस भी भूल जाते हैं कि किस ईमेल पर हमने अपने आप को रजिस्टर किया था। जो ईमेल पे रजिस्टर किया था उसका पासवर्ड उनको याद नहीं है। कुछ मोबाइल नंबर, कुछ जो जिस नंबर पे रजिस्टर्ड हुए वो उनका अपना नहीं होता, उनके भाई कजन का या किसी और का होता है। बाज का क्लाइंट आते हैं तो कोशिश करें उसका अपना नंबर लें। अब इसमें मैं कह क्यों रहा हूं, ठीक है, अब तीसरी भी बात डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एड्रेस लिखा है यहाँ पर, ये नीचे जितना एड्रेस लिखा है, मैं एक चीज गारंटी से बताऊं कि आज तक मुझे, मतलब काफी अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, आज तक इस फॉर्म 181 की बेसिस पर मैंने किसी को नोटिस एफबीआई की तरफ से आते नहीं देखा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जितनी बेहतर लिखो उतनी ज्यादा, जितनी सही लिखोगे उतना ज्यादा बेहतर है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं कह क्यों रहा हूं ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका क्लाइंट गलत इंफॉर्मेशन देगा। उसने जब गलत इंफॉर्मेशन दी, आपने वो फीड कर ली, सारा कुछ हो गया। कल को उस एड्रेस पे जो गलत लिखा हुआ है, कल को उस मोबाइल नंबर पर जो उसने गलत बताया, कल को उस ईमेल एड्रेस पे जो उसने हमें गलत प्रोवाइड किया, इन पे एफबीआर नोटिस भेजेगा, एड्रेस पर भी, ईमेल पर भी, कॉन्टेक्ट नंबर पर भी, तीनों जगहों पर नोटिस आएंगे। जैसे ही नोटिस आते हैं, जैसे ही नोटिस आएंगे, उस बंदे के पास ना ईमेल एड्रेस है, ना उसके पास मोबाइल नंबर है, ना उसके पास घर का एड्रेस सही है। तो एफबीआर ने अपना काम कर दिया, एफबीआर ने नोटिस भेजा, उसके बाद ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ऑर्डर होगा बच्चों, जैसे ऑर्डर होगा,
अब टेक्निकली उसको पता ही नहीं ऑर्डर हो चुका है। एफबीआर ने कुछ 30 दिन के बाद उसके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले जितने एफबीआर के चाहिए। तो अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, एफबीआर कोर्सिव मेजर अडॉप्ट कर सकता है और आपके क्लाइंट के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है आफ्टर पासिंग अ सम पीरियड। एफबीआर के पास पावर है, वो ये कर सकता है लीगली। तो अगर आपका क्लाइंट गलत इंफॉर्मेशन मेंशन करेगा, ये उसके साथ प्रैंक होगा और फिर वो रोएगा और फिर चीखेगा, तो बेहतर है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उससे इंश्योर करवाएं कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा है। इंफॉर्मेशन गलत देगा, उसको इस चीज की तंबीह कर देंगे कल को ये होने वाला है। अगर नहीं करेगा उसकी मर्जी, आप अपनी तरफ से जस्ट इंफॉर्म करिएगा उसको बेहतर से बेहतर। तो ये एड्रेस में चाहे मैं यहाँ पर 50 किनार भी लिख दूं, मुझे एफबीआर इस बात पे कभी नोटिस नहीं करने वाला कि आपने 50 किनाल क्यों लिखा है। ये एड्रेस मैंने इसलिए लिखा कि मेरे घर की जो जमीन है इर्द गिर्द वो 50 किनाल की, ताकि मेरे घर एफबीआर को मिस्टेकनली किसी और घर में ड्रॉप ना कर दे लेटर। तो ये बेसिकली पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन हुआ करता है, नथिंग एल्स देन दिस। तो आपने ये इंफॉर्मेशन ईमेल, मोबाइल नंबर और जो घर का एड्रेस है वो प्रॉपर मेंशन करवाना है, वरना मसला होगा। खैर, आगे चलते हैं। यहां पर अगली बात है कैपेसिटी। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है एज ए ओनर, कि आप इस जो घर का एड्रेस दिया है, हाउस नंबर 30, स्ट्रीट नंबर 12, अब्बासी रोड, बनीगाला, तो क्या आप इस घर के मालिक हो? मैं कहूंगा जी मैं मालिक हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100%। फर्ज करते हैं कि मैं और मेरा भाई इसके ज्वाइंट ऑनर्स है, तो मैं यहाँ पर शेयर लिख दूंगा 50%। फर्ज करते हैं कि तीन तीन इसके ऑनर हैं, तो मैं 33% लिख दूंगा। फर्ज करें कि मेरे वालिद साहब का घर है और मेरा घर है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, क्यों, मेरा शायद मुझे 1% शेयर शायद मिल ही जाए। ठीक है। तो अगर अच्छा, और अब दूसरी ऑप्शन, ये जो अगर मैं उस घर में रेंट के तौर पे रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बेनामी लेसी टेनेंट फ्रेंचाइजी ऑक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और अगर पूरा का पूरा घर मेरे पास है तो 100%। घर के 2 पोर्शन रेंट पे लगे हुए हैं और एक पोर्शन में मैं रह रहा हूं, तो मैं 50% कर दूंगा। तो अकॉर्डिंगली जो भी परसेंटेज बनती है आप उस परसेंटेज को यहाँ पे मेंशन करोगे और अकॉर्डिंगली आप अपने एड्रेस इंफॉर्मेशन पूरी लिखोगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो जितने मोबाइल नंबर हैं, ये ईमेल एड्रेस है और ये जो मैंने घर का एड्रेस है, क्या ये चेंज हो सकता है? मैं इसका इसका जवाब ये है कि बिल्कुल चेंज हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आप एक घर में रहें और बाद में कहीं माइग्रेट ही ना करें। आप माइग्रेट करेंगे, आप एफबीआर के रिकॉर्ड्स में अपने एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल तीनों चेंज कर सकते हैं। तो ये बात यहां तक। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इंफॉर्मेशन डाली, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस जो मैंने सारा फॉर्म फिल कर दिया आप सबके सामने, इसको मैं जब सबमिट करूंगा, चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं एफबीआर में, तो ये मुझे एरर शो कर देगा। मुझे एरर शो करने की वजह सिर्फ एक ही है कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं। तो अब वो कह रहा है, मुझे एरर दे रहा है, प्रोवाइड अनदर सेल नंबर एज गिवन सेल नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। अब ये सेल नंबर है किसी और बंदे को अलॉट हुआ है, इसलिए उसने एरर दे दिया। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, इसलिए ये एरर देता रहेगा हमेशा। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं ये एरर नहीं आया, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं एरर नहीं है बल्कि सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद होगा क्या? सॉरी बच्चों, होना ये है कि इस मोबाइल नंबर पर बच्चों और इस ईमेल एड्रेस पर, दोनों पर डिफरेंट कोड्स आएंगे। ईमेल पर कोड आएगा और मोबाइल नंबर पर भी कोड आएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर पे कोड है 12345 और ईमेल पे कोड है 678910। इस तरह का कोड आएगा आपके मोबाइल, दोनों पे मुख्तलिफ कोड्स आएंगे। तो यहाँ पर नीचे इस जगह पर जहां पे मेरा माउस है बच्चों, इस जगह पर एक ऑप्शन होगी मोबाइल कोड और यहाँ पर ऑप्शन होगी ईमेल कोड। आपने मोबाइल कोड पे जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया हुआ ये वाला, इस पे जो कोड आया आप मेंशन कर दो और ईमेल पे जो कोड आया वो भी मेंशन कर दो। जब दोनों मेंशन कर दोगे फिर सबमिट करोगे, अगेन आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर एक और मैसेज आएगा या ईमेल आएगी। तो जो मैसेज आएगा या ईमेल आएगी दोनों सेम होंगे।
उसमें क्या होगा, आपका लॉगिन जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर है जो आपने ऊपर मेंशन किया, ये वाला आईडी कार्ड, और उसका पासवर्ड जो एफबीआर की तरफ से सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होता है, और तीसरा पिन। तो ईमेल, मोबाइल नंबर, सॉरी, जो आपका आईडी कार्ड नंबर, उसका पासवर्ड और पिन, ये तीनों चीजें आपके मोबाइल पर भी आएंगी और ईमेल पर भी आएंगी। बट इससे पहले एक कोड आता है, जो कोड सबमिट करोगे तो फिर आपके पास ये आएगा। अब जब दोनों जब आपके पास आए थे तो फिर आपका ये पेज बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। और फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, जो ईमेल, जो आपके मोबाइल पर जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो डालें, और यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करें। दोनों पासवर्ड मेंशन, मोबाइल नंबर जो, सॉरी, आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड मेंशन करोगे, फिर लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाया करेगा। जैसे कि मैं आप सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं ऑलरेडी सर रजिस्टर, एक मिनट बच्चों, मैं आपके सबके सवाल लेता हूँ। मैंने जैसे लॉगिन किया, मैंने अपना डाला, तो वो ऑटोमेटिकली उसने मेरा पेज खोल दिया। तो इस तरीके से ये पेज खुलेगा, वो जो आपके मोबाइल पर लास्ट मोबाइल पे कोड आएगा, जो कि आईडी कार्ड नंबर, पासवर्ड और पिन, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। जी बच्चे, किसी और यहाँ तक रजिस्ट्रेशन टैब में, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब में किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो सवाल पूछ लो बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप बता रहे थे कि अगर ये सबमिट हो जाता है आपकी, तो क्योंकि आपका मोबाइल पहले यूज हुआ होता तो सबमिट नहीं हुआ, सबमिट होने के बाद दो अलग से कोड भेजेगा, एक ईमेल का और एक मोबाइल का। तो दोनों कोड वहाँ नीचे उनके जगह फिल करने हैं, जहाँ पे उनकी जगह बनी हुई होगी, वहाँ फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। तो आगे फर्दर बताइएगा, फिर मैं सुन नहीं सका उसको। फिर फर्दर आपको एक और ईमेल पर और मोबाइल पर जो मैसेज आएगा या ईमेल आएगी, उसमें आपका लॉगिन, पासवर्ड और आपका वो होगा पिन। ठीक है, पहले कोड आएंगे और फिर लॉगिन, पासवर्ड, पिन आएगा। ठीक है, तो पिन 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 का यहाँ पे क्या फंक्शन होगा? पिन बाद में मैं समझाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है पिन की। ठीक है, पिन चेंज भी हो सकता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, पिन इज अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, चलो आगे चलें बच्चों। कोई और किसी का सवाल है यहाँ तक, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई? ओके सर। चलो, एक मिनट बच्चों रुकिएगा। चलें बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आ रही है ई इनरोलमेंट की। अब मैं यहाँ पे ई इनरोलमेंट की ऑप्शन पे आप सबके सामने क्लिक करता हूँ। जब मैंने ई इनरोलमेंट की ऑप्शन होती क्या, उसका पर्पस क्या है, ई इनरोलमेंट क्यों हुआ करती है, थोड़ा सा इस पे जरा डेलिब्रेशन कर लेते हैं। तीन ऑप्शन आए थे कि ई इनरोलमेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉरगॉट पासवर्ड। ई इनरोलमेंट का क्या मकसद है, ई इनरोलमेंट होता किस लिए है, आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। 2007 में सबसे पहले एक वेबसाइट आई थी जो कि E.FBR के नाम से थी, जो आपकी स्क्रीन पे अभी नजर आने वाली है। तो ये जो वेबसाइट है बच्चों, E.FBR, ये सबसे पुराना पोर्टल है एफबीआर का, जिसके ऊपर रिटर्न फाइल हुआ करती थी। सारे काम इस वेबसाइट पे हुआ करते थे। 2013 में आयरस आया, 2013 में आयरस आया, तो आयरस 1.0 आया। जो 2013 में जब आयरस आया, तो E.FBR से डेटा स्विच हुआ टुवर्ड्स आयरस 1.0। जब डेटा स्विच हुआ, एफबीआर का इंटरनल डेटा, मतलब मेरा आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड, दोनों जब स्विच हुआ तो कुछ लोगों का प्रॉपरली डेटा स्विच नहीं हो सका। पहली रीजन ये जरा जहन में रखिएगा। दूसरी रीजन, एफबीआर के ऊपर साइबर अटैक हुआ। ठीक है, जब साइबर अटैक हुआ तो फिर एफबीआर का डेटा, जो आईआरएस 1.0 या 2.0 जो अभी चल रहा है, ये जो 2.0 है ना बच्चे, अभी 2000, ये 2023 में 2.0 आया है। तो आईआरएस 1.0 से 2.0 में शिफ्ट हुआ, या साइबर सिक्योरिटी, कोई साइबर अटैक हो गया एफबीआर की वेबसाइट पे, या एफबीआर का कोई सिस्टम अपग्रेडेशन हुई,
इसका डेटा लॉस हो गया। जब लॉस हुआ डेटा, तो मेरा लॉगिन और पासवर्ड एफबीआर के सिस्टम एफबीआर के सिस्टम में ये जरूर मौजूद है कि जो मैं हूं, मैं एफबीआर पे रजिस्टर्ड हूं, मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूं। बट ये पता नहीं एफबीआर को कि मेरा लॉगिन पासवर्ड क्या है। एफबीआर के सिस्टम से वो हैक हो चुका है, एफबीआर उसको फॉरगेट कर चुका है। अब मुझे क्या करना है, एफबीआर पे दोबारा से अपनी इनरोलमेंट करूंगा। इनरोलमेंट का पर्पस क्या है, ये एफबीआर नहीं कह रहा कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। एफबीआर जस्ट इतना कह रहा है कि आप जो हो उधर नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो। मींस कि आप हमारे पास ऑल्दो रजिस्टर्ड हो, आप एक्टिव हो, बट आपका लॉगिन पासवर्ड हमारे पास नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो फिर आपको ई इनरोलमेंट करनी पड़ती है एफबीआर की साइट पे। तो ई इनरोलमेंट का तरीका यही है जो आपके सामने नजर आ रहा है। जैसे मैं इधर आईडी कार्ड नंबर डालूंगा। सॉरी सर, आपकी बात काट रही हूँ। सर हम लोग इसी 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 में ही अपना करेंगे, ये पुराने वाले पोर्टल में ही। नहीं, मुझे न्यू वाले पोर्टल में, ये नया वाला पोर्टल है जो iOS 2.0 है ना बच्चे, ये इसी पर जाऊंगा जी मैं। सर। इस पर जाने ठीक के बाद यहाँ पर ई इनरोलमेंट करूंगा। ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन डाली। अब मैं यहाँ पर जैसे ही सबमिट करूंगा, जैसे मैंने इसको सबमिट किया, तो वो कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी ई इनरोल्ड। मैं यहाँ पर ऑलरेडी इनरोल हुआ हूँ, इसलिए मुझे इनरोलमेंट की जरूरत नहीं। जिस बंदे की ये ईमेल और ये मोबाइल नंबर अगर एफबीआर की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद कहता है कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। मैं पासवर्ड डालता तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर ई इनरोल हो जाता है एफबीआर की साइट पे। अब जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल, जरा थोड़ा सा इसकी मतलब मजीद इसको देखते हैं कि ये मैं कह क्या रहा हूँ। मैं एफबीआर की साइट पे गया, यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज आ रहा है, इस पे नीचे आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। मैं इस वेरिफिकेशन पोर्टल पे बच्चों क्लिक करता हूँ। जरा यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ रहा है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी। इस प्रोफाइल इंक्वायरी पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं गया हूँ पैरामीटर्स में, यहाँ पे मैंने सीएनसी लिखा। यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड नंबर डालता हूँ। आप देखिएगा, मैंने वेरीफाई किया बच्चों। यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर मेरा आईडी कार्ड आ गया, मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, लिखा हुआ आ गया। आगे कहता है ये ईमेल है आपकी और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। मींस कि एफबीआर ने मेरी ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर अपने पेज पर लगा रखी हुई है। तो अगर जो जिसकी ई इनरोलमेंट करनी होती है, तो उसकी ना तो ईमेल एफबीआर के सिस्टम पर होती है, ना मोबाइल नंबर एफबीआर के सिस्टम पे होता है। क्यों? क्योंकि उनका डेटा वाइप आउट हो जाता है एफबीआर की साइट से। उनके लिए फिर दोबारा से इनरोलमेंट करनी पड़ती है, सो दैट कि ये ईमेल भी वापस लिखी जा सके, ये मोबाइल नंबर भी दोबारा वापस लिखा जा सके। तो इसलिए ई इनरोलमेंट करनी पड़ती है ताकि मेरी इंफॉर्मेशन दोबारा एफबीआर की साइट पर आ जाए और मेरा पासवर्ड भी नया बन जाए। जो भी पासवर्ड है मैं उसके थ्रू अपनी नई रिटर्न या जो कंप्लायंस है वो कर सकूं। तो पर्पस ऑफ ई इनरोलमेंट बस इतना सा ही है। यहां तक किसी का कोई सवाल बच्चों?
नहीं सर, आपके समझाने का तरीका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। थैंक यू बच्चे, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, अब हेलो लास्ट। हेलो जी हेलो। जी। जी जी। मुझे पूछना था कि ई इनरोलमेंट क्या जरूरी है क्या, कि डायरेक्ट आईआरएस में जाना है? नहीं नहीं बच्चे, ई इनरोलमेंट तब जरूरी है बच्चे जब आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर की साइट से वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए, तब ई ओके इनरोलमेंट ठीक। करनी पड़े। वरना ओके थैंक जो यू। हमारे सामने जो चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, हमने कहा जरा इनको समझ लें ताकि हम आयरस को खोल के आगे चल सकें। यहां से अगला जो है, लास्ट पॉइंट जो अभी इस पेज का, वो है फॉरगॉट पासवर्ड। मैं इस फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे, जो काफी क्लाइंट आपके पास ऐसे आएंगे कि जो कहेंगे भाई हमें हमारा पासवर्ड भूल चुका है, हमें हमारा पासवर्ड याद ही नहीं। जब उन्हें उनका पासवर्ड याद नहीं है, तो अब हमने क्या करना है? अब सिमिलरली ये पेज पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मैं सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा उसकी जो भी है, मैं डालता हूँ बच्चों। ओके। ये मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डाली यहाँ पर। अब मैं इसको सिमिलरली, अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं, आप में से कुछ बंदे ऐसे आएंगे कि वो कहेंगे सर हमें तो ईमेल और मोबाइल नंबर भी नहीं याद, हमें ईमेल और मोबाइल नंबर भी नहीं याद। तो ईमेल और मोबाइल नंबर, अगर कोई बंदा ऐसा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही एग्जांपल लेता हूँ। एफबीआई की साइट पे जाएं, यहाँ पर आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। अगेन मैं वही पेज दोबारा खोलने लगा हूँ। मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाऊंगा। जैसे मैं इस पे गया तो यहाँ पर आ रहा है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी। मैं इस प्रोफाइल इंक्वायरी पे अगेन जाता हूँ। यहाँ पर मैंने पैरामीटर टाइप आईडी कार्ड नंबर सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं आईडी कार्ड नंबर डाल दूंगा। यहाँ पर मैं उसका कोड डालूंगा जो लिखा हुआ है 5FA1WG। इसको वेरीफाई करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर जरा गौर करो कि इस ईमेल और इस मोबाइल नंबर की जगह पर उसने मुझे मेरा मोबाइल नंबर तो दे दिया, बट थोड़े से स्टेरिक लगाए हैं बीच में। तो अगर मैं, मेरे पास यही नंबर है, तो मुझे याद आ जाएगा कि ये कौन सा नंबर है, मेरे पास कौन सा नंबर था मैंने पहले इनकॉर्पोरेट किया था। फॉर एग्जांपल 10 साल बाद मुझे मेरा पासवर्ड भूल जाता है, मेरा लैपटॉप चेंज हो गया, अब मैंने दोबारा से जब करने लगा हूं एंटर, तो मुझे याद ही नहीं मेरा पासवर्ड क्या था। तो फिर मैं चेक करूंगा मेरा मोबाइल नंबर क्या था। तो मैं इधर टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी में आके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आपके पास फिर भी एक्सेस नहीं है, आपके पास इन दोनों की एक्सेस नहीं है, तो आपने क्या करना है कि नियरेस्ट एफबीआर रीजनल टैक्स ऑफिस जाएं, जो भी टैक्स ऑफिस आपके करीब है, उनके रिसेप्शन पे जाएं, उनको बताएं कि मेरा ये मसला है कि मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज है। वो आपसे कहेंगे, आपसे आईडी कार्ड लेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाईजान कौन सी ईमेल आपकी डालनी है इस पोर्टल पे। आप उनको एक नई ईमेल बताओगे, आप उनको एक नया कॉन्टेक्ट नंबर दोगे, तो एफबीआर वाले खुद से ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज कर देंगे। फिर आप वापस घर आओ। घर आने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करो, और फिर ये पेज खुलेगा, और फिर जो नई ईमेल डलवाई है वो डालो, और जो नया मोबाइल नंबर लिखवाया वो डाल दो, और फिर इसको सबमिट कर दो। जब सबमिट करोगे तो वो कह रहा है कि जो मोबाइल पे कोड आया है वो लिखो, और जो ईमेल पर कोड आया है वो लिख दो। तो मेरी मोबाइल पर और मेरी ईमेल पर कोड आएगा, मैं उसको लिखूंगा। जैसे लिखूंगा तो उसके बाद आएगा पासवर्ड, नया पासवर्ड कौन सा लगाना है। जैसे कि मेरे पास अभी मोबाइल पर कोड्स आ भी गए हैं, ईमेल आ गई है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो इसलिए अभी तक यहीं तक रखते हैं। मैं इसको दिखा, क्योंकि मैं कि चेंज कर दूंगा तो मेरा तो वो चेंज हो जाएगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सबको दिखाने का मंशा थी कि आपको नजर आ सके। मैं मोबाइल पे कोड डाल लूंगा और ईमेल पे भी। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ अभी जीमेल पर,
ठीक है, तो ये देखो बच्चों, मेरे पास एफबीआर की मेल आ चुकी है। उसने मुझे कहा है कि आपका वेरिफिकेशन कोड है ये। अब मैं यही कोड जो है यहाँ पर मेंशन करूंगा। इसी तरह मेरे मोबाइल पर भी कोड आ चुका है, मैं वो यहाँ पर पंच करूंगा। तो मेरे मोबाइल पर और ईमेल पर दोनों में जब पंच कर दिए तो अकॉर्डिंगली फिर मैं वेरीफाई करूंगा। जैसे वेरीफाई करूंगा तो अकॉर्डिंगली मैं अपना, मुझे नया पासवर्ड लिखने की इजाजत दे देगा सिस्टम। मैं नया पासवर्ड जो भी रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। पासवर्ड रखने के बाद मैं अपना लॉगिन कर सकता हूँ एफबीआर का आइरिस पोर्टल। यहां तक फॉरगॉट पासवर्ड, ई इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन। किसी का कोई सवाल है बच्चे, एनीवन, तो बच्चे प्लीज पूछो। पर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा कोई क्लाइंट आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि जी आपको मुझे एनटीएन रजिस्टर करवाना है, तो इज इट पॉसिबल कि मैं उसकी जगह पे अपना जो ऑफिशियल मेरा ईमेल है, यूजुअली ऐसे ही करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था तो जो हमारे कंसल्टेंट थे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस में डाला था, अपना फोन नंबर डाला था टू कीप क्लाइंट, अब ये समझ लो इसको रिटेन करने के लिए। तो इज इट पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं अपने नंबर, उसके नंबर की जगह पे अपना नंबर डालूं, तो क्या आईआरएस उसको एक्सेप्ट करेगा? बच्चे दो, एक मोबाइल नंबर पर दो कोड्स नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आपने दो, मतलब मैंने अपने लिए भी इस्तेमाल कर लिया और उस क्लाइंट के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, तो एफबीआर एरर दे देगा कि दिस नंबर हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, तो हाँ आप कर लो इस तरीके से, बट मैं हमेशा इसके खिलाफ बात करता हूँ। ये तरीका अच्छा नहीं है। क्लाइंट का डेटा है, क्लाइंट से लो, क्लाइंट को नोटिस आने दो। ये जो जिसे कहते हैं ना कि छोटे मोटे कंसल्टेंट्स हुआ करते हैं, वो ये हरकतें किया करते हैं ताकि क्लाइंट के साथ, क्लाइंट कल को पैसे नहीं देता तो फिर ये हरकतें हम करेंगे उसके साथ, उसको हम बताएंगे। तो ये वो वाले लोग करते हैं, इससे अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में। बाकी आपकी मर्जी इस मामले पे। ठीक है बच्चे। और सर, जी सर, और ईमेल भी सेम क्लाइंट की ही देनी चाहिए? नहीं बच्चे, हाँ क्लाइंट की अपनी ईमेल या कोई और ऐसी ईमेल जो खुद से बना लो, लेकिन वो डिफरेंट हो। बट वो वाली ईमेल जो आपकी जाती है वो इस्तेमाल ना करो। ठीक है, ठीक है सर। और ऐसे नोटिस क्लाइंट को आने दो ताकि आपकी वैल्यू समझ सके वो। ठीक है, क्लाइंट को नोटिस आएंगे तो क्लाइंट को समझ आएगी ना। तो नोटिस ही नहीं आएंगे तो क्लाइंट को क्या खाक समझ आएगी? तो जरा उसको भी टेंशन लेने दो ना, उसको जरा टैक्स कंसल्टेंट बनाना, बताओ ना कि आप कोई अच्छे टैक्स पे काम करने वाले हो। तो थोड़ा सा ये भी रखना है आपने इस मामले पे। ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। हाँ, चलें आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ बच्चों। मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा, अपना पासवर्ड लिखा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया, मेरे आगे ये पेज खुल गया। अब ये जो पेज आप सबको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों मेरा नाम आ रहा है शहरियार खान। ठीक है, अब सबसे अहम बात, ये जो पेज आपको नजर आ रहा है, यही कंपनी का भी इसी तरह का पेज है। चाहे पार्टनरशिप फर्म है, सेम पेज है। चाहे लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो रिटर्न फाइल करती है, जो भी उसके दायरे में रिटर्न फाइल करते हैं, उनका भी यही पेज है। आप मतलब जो सा मर्जी बंदा उठा लें, किसी का इस पेज से मुख्तलिफ पेज नहीं हो सकता। सबको यही चीजें शो होनी है, जो आपको शो हो रही हैं वही चीजें बकिया सबको भी शो होंगी। तो टेक्निकली कोई फर्क नहीं है इस फर्स्ट पेज के अंदर, कुछ टैब्स में फर्क है। टैब्स में क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं थोड़ा सा समझाता हूं। बट सबसे पहले, जब ये मैंने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमारी समझने वाली हैं। समझने वाली क्या है कि यहाँ पर इनबॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ आउटबॉक्स लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ कंप्लीटेड टास्क लिखा हुआ आ रहा है। तो इनबॉक्स, जरा गौर से मेरे अल्फाज पे गौर करिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनबॉक्स के अंदर वो लेटर्स और इनबॉक्स के अंदर वो नोटिसेस, वो इंफॉर्मेशन जो एफबीआर ने आपको की है, एफबीआर ने आपको लिख के भेजा है, एफबीआर ने आपको शो कॉज किया है, जितने भी नोटिसेस हैं वो सारे आपके इनबॉक्स में होंगे। अगली बात, ड्राफ्ट। उन नोटिसेस पर, जो नोटिसेस आपको रिसीव हुए हैं, उन नोटिस पर आपने जवाब लिखना शुरू किया है, या आपने रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न
फाइल करना मतलब उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट की है, या कोई भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो एफबीआर को, वो आपने लिखना शुरू की है, वो ड्राफ्ट में रहेगी। इसी तरह आउटबॉक्स, आउटबॉक्स ये है जो आपने कोई एप्लीकेशन सेंड कर दी, सबमिट कर दी, कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वो एप्लीकेशन, वो रिप्लाई, कोई भी ऐसी चीज जो आपने एफबीआई को सेंड कर दी है ऑनलाइन, वो आउटबॉक्स में पड़ी होगी। और इसी तरह कंप्लीटेड टास्क, कंप्लीटेड टास्क में जो भी आपका काम एंड हो गया, जो आपका ऑर्डर आ गया, जो आपकी रिटर्न सबमिट होगी, उस पे एफबीआर ने क्या किया है वो सारा कंप्लीटेड टास्क में पड़ा होगा। तो इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, जो कंप्लीट टास्क, ऑल्दो ये लगते हैं कि हमारी जो एक ईमेल है वहां से डिराइव हुए हुए हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा टेक्निकल चीज है। टेक्निकल ये है कि इनबॉक्स में जो भी नोटिस आएगा वो यहाँ रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, इन इन टैब्स में से किसी एक टैब में आपको नोटिस आएगा। फिर ड्राफ्ट में इसी के ऊपर रिप्लाई कर रहे होगे। तो टेक्निकली जो भी एफबीआर ने करना है वो इस टैब्स में से ही करना है, इन टैब्स जो आपके ऊपर नजर आ रही है ना, इन टैब्स में से करना है। तो अभी जरा हम इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप अहेड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अब रजिस्ट्रेशन टैब आ रही है। बच्चों बोर नहीं होना, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। मैं बड़ा आराम आराम से समझा समझा के चल रहा हूँ। जहां पे बर्डन होगे मुझे बता देना, मैं इसको थोड़ा सा कर्टेल कर लूंगा अपने इन इश्यूज को। बट जहां पर जो थोड़ा सा, क्योंकि है टॉपिक ऐसा कि हम दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑल्दो इट्स अ बिट डिफिकल्ट जॉब टू डू, बट ये करना तो है ना, हमने, हम कर सकते हैं तो हम करने लगे हैं। तो कोई मसला हो तो सवाल बच्चों जितने मर्जी करोगे उतना इंटरेस्टिंग होगा कोर्स, जितना चुप करके बैठे रहोगे उतना आपके लिए कोर्स मुश्किल हो जाएगा। जितना जितना इसमें इंटरेस्ट लो, जितने सवाल पूछने बच्चों, मजा आएगा सवालों का। मैं जवाब ना दूं तो फिर कहना, जितने सवाल पूछोगे मैं जवाब दूंगा, और मजे से दूंगा, और आपको बीच में इन्वॉल्व करके दूंगा। तो सवाल सर पूछिएगा। ये जो ड्राफ्ट वाली बात है, जो ये दोबारा जरा बता दें, सारा कुछ ड्राफ्ट में होगा जो पहले हम कर चुके में होंगे वो? नहीं नहीं बच्चे, आपको एफबीआर का कोई नोटिस आया है, एफबीआर का कोई नोटिस आया है, आप उस पर रिप्लाई लिख रहे हो। नोटिस आया तो इनबॉक्स, नोटिस का रिप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वही लेटर ड्राफ्ट में चला जाएगा। अगर सबमिट कर दिया आपने तो आउटबॉक्स में, फिर एफबीआर ने उसको अप्रूव कर दिया तो कंप्लीटली टास्क। तो इस तरह ये चीजें चलती हैं, समझ गए बच्चे? ठीक है, थैंक यू। और कोई बच्चा कुछ बोल रहा था बच्चे? एनीवन एल्स? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। ठीक है, अभी ये मैंने आपको दिखाया हुआ है अब इंडिविजुअल का, मैं आपको थोड़ी देर बाद कंपनी का भी दिखाऊंगा, ठीक है? डोंट, बल्कि अभी दिखाता हूँ, बट उसके लिए आई हैव टू पॉज द रिकॉर्डिंग। थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, जस्ट डोंट, एक एक लफ्ज समझाऊंगा, आपने घबराना नहीं है, जिसका जो सवाल है मुझसे पूछिएगा, मैं समझाऊंगा। तो कंपनी का स्कोप बड़ा होता है, इंडिविजुअल का स्कोप छोटा होता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल में मुझे तो कुछ ही नोटिस आए हुए हैं, अभी मुझे नोटिस नहीं आए। हाँ, मेरी जो कंपनी है उसको नोटिस आ रहे हैं, तो वो चल रहे हैं। तो खैर आगे चलते हैं, जरा हम इसको समझते हैं। रजिस्ट्रेशन टैब, सबसे पहली टैब रजिस्ट्रेशन टैब। अब यहां पर बच्चों आप लोगों ने थोड़ी देर पहले, मैंने आपके सामने एक बंदे की रजिस्ट्रेशन की, तो जो मैंने फॉर्म फिल किया था दैट वाज, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 181 का फॉर्म है, फॉर्म 181 का फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली फॉर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का जो फॉर्म है वो मैंने आपके सामने फिल किया था। अब आगे आ रहा है 181 का फॉर्म। अब दिस इज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स। मॉडिफिकेशन मींस मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, मैंने ईमेल एड्रेस चेंज करनी है, मैंने घर का एड्रेस चेंज करना है, मैंने बैंक अकाउंट चेंज करना है, मैंने अपना बिजनेस चेंज करना है, बिजनेस ऐड करना है। तो वो सारे का सारा इस जगह पर, सॉरी दोबारा जाता हूं बच्चों, 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड
फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, तो वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 2023, सॉरी 2024 करूंगा, इसको मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ पर जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो ये एक पेज खुल जाएगा, जैसे पेज फॉर्म खुलता है आपको नजर आ जाएगा, आई होप सो। वो खुल जाओ। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर देखो कि ये मैंने फॉर्म खोला फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर 2024। मैं करना क्या चाह रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा ऐसे है कि मैं आपको ओवरबर्डन भी नहीं करना चाह रहा। मैं अभी दो तीन चीजें चेंज करता हूँ आप सबके सामने। जैसे कि मैंने अपना, अब जहां पर गौर से देखो बच्चों, ये जो डार्क ब्लू कलर में आप सबके सामने आ रही हैं जगह, इनको मैं टच भी नहीं कर सकता। मतलब मैं इनको कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं इधर लिख ही नहीं सकता। तो मैं जो व्हाइट वाली जगह हैं इन सब में मैं एडिशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर है ये चेंज करना है यूफोन में, जो भी नंबर है मैं चेंज कर देता हूँ। सेम यहाँ पे, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, इधर मैंने ईमेल चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SYK। ठीक है। अब जब मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, ईमेल नंबर चेंज किया, यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। तो इस सबमिट करने के बाद मुझे, अब वो कह रहा है कि कोई और सेल नंबर दो। अब ये मेरा जो ये मोबाइल नंबर था ये भी किसी और के लिए लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ और मजीद डाल देता हूँ 923050343321 923035। मैंने अगेन किया, इस पे देखो क्या एरर देता है। वो कह रहा है कि अभी मेरा नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि ये नंबर ऑलरेडी किसी पे अप्लाई हुआ है। तो ये चूंकि नंबर अगर कोई ऐसा होगा जो मैं चेंज करना चाहूंगा, सबमिट करूंगा, तो अगेन मेरे पास कोड्स आ जाएंगे नए मोबाइल नंबर पर और नई ईमेल एड्रेस पर, दोनों पर कोड्स आएंगे। इन दोनों कोड्स के जब मैं एंटर करूंगा, सबमिट करूंगा, उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। और याद रखो एक चीज, सबसे अहम बात, इस सबमिट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल ये जो फाइनल सबमिशन है ना, ये वाला सबमिट, जब तक मैं इस सबमिट को क्लिक नहीं करता तब तक मेरा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं जितनी दफा मर्जी चाहूं इस मोबाइल नंबर को चेंज करता रहूं, लिखता रहूं यहाँ पर, कोई मसला भी नहीं, FBI को पता भी नहीं चलना, FBI देखता भी नहीं है। जब तक ये फाइनल सबमिशन जो टॉप ऑफ द पेज है, यहाँ लेफ्ट टॉप पे आ रहा है, जब तक ये सबमिट की ऑप्शन पे मैं क्लिक नहीं करता उस वक्त तक मेरा ये फॉर्म सबमिट नहीं होता, और तब तक FBI के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो टेक्निकली फाइनल सबमिशन से पहले हमने हर मुमकिन हर हालत में इन तमाम फील्ड्स को देख के सबमिट करना है, अदरवाइज ये मसला बड़ा है। तो मैंने इन फील्ड्स को देख के सबमिट करूंगा। अभी वो कर नहीं रहा, नहीं तो मैं आपके सामने ही कर देता। लेकिन खैर इससे आगे चलते हैं स्टेप, कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल अभी अपने घर का एड्रेस चेंज करना है, तो मैंने प्रॉपर्टी टैब पे आया, यहाँ पर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मैं एड्रेस चेंज करूंगा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है। जैसे मैंने ये वैसे वैसे क्लिक कर दिया, कोई भी स्कर्दू डाल दिया मैंने, वैसे कैपेसिटी में डाल देता हूँ ओनर, और यहाँ पे डाल देता हूँ 100%। अब मैंने कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाला, इसको मैं ओके करता हूँ। अब मेरा एड्रेस यहाँ पे देखो बच्चों ये ऐड हो गया।
मैं इसको चेक बॉक्स करूंगा, अब जाके मैं सेव करूंगा इसको और इसको सबमिट कर दूंगा। अगर ये मैंने सबमिट कर दिया तब मेरा एड्रेस ऊपर वाले से चेंज होके ये नीचे वाला बन जाएगा। तो मेरा न्यू एड्रेस इस तरीके से बनेगा। अब ये एड्रेस चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना और ईमेल चेंज करना, ये अभी आपको समझाया। कल हम इससे आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह, बिजनेस को पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे ऐड करना है, बिजनेस में अटैचमेंट कैसे करनी है और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल टैब्स और भी पढ़ेंगे। तो कल थोड़ा सा टाइमली आइएगा बच्चों, सो दैट हम इसको एड्रेस कर सकें। अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेते हैं, किसी के कोई सवालात हैं तो उस पर बात कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं। पहला दिन था, मैं इतना बर्डन नहीं करना चाहता, तो कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। कोई सवालात हैं किसी के बच्चों तो पूछो। सर मैंने अपना लॉगिन किया वायरस के ऊपर, और मेरे ख्याल से शायद मैंने इससे पहले अपने रिटर्न वगैरह कभी ये पोर्टल कभी रिव्यू नहीं किया था क्रिटिकली। मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ लास्ट ईयर की भी मेरे ख्याल से टैक्स फाइल रिटर्न फाइल नहीं हुई भी। मुझे ये बताइएगा मैं यहाँ पे कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैंने कौन कौन सी रिटर्न फाइल की हुई है जो सक्सेसफुली सबमिट हुई हुई है और कौन कौन सी मेरी पेंडिंग। बच्चे आपने जाना है यहाँ पर कंप्लीटेड टास्क में, कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पर आ रहा होगा डिक्लेरेशन, जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस डिक्लेरेशन पे जाओ, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा पीरियड। अगर ये लेटेस्ट रिटर्न जो फाइल होगी वो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक ये लेटेस्ट रिटर्न है, इससे अगली रिटर्न कोई सबमिट नहीं होगी। ठीक है, ये 2022 की रिटर्न है, ये एक्सटेंशन आ गई, फिर 2021 की रिटर्न आ गई, फिर इस तरह जो पिछली पिछली रिटर्न है ना वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो वो जो भी आपकी हाँ, है तब वो सारी आ जाएगी ये कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन के अंदर। ठीक है। सबसे टॉप पे जो रिटर्न आ रही है सर वो 21-22 की आ रही है, मेरी 22-23 की रिटर्न रहती है और 23-24 की रहती हाँ, 23-24 तो अभी आया ही नहीं ना बच्चे, 23-24 तो सितंबर 2024 आएगा ना, उसमें फाइल करनी है आप। है। जी सर। हाफिज भाई बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई पर्सन है, किसी ने अपनी रिटर्न जमा करवाता रहा है और फर्ज करें उसने 20-21 की करवाई है, 21-22 की करवाई है और 22-23 की नहीं करवाई, अब 23-24 की आ गई है, तो क्या उसको पहले 22-23 की करवानी पड़ेगी, या उसका फर्ज करें उसने इसलिए नहीं करवाई कि उस पीरियड में उसकी उतनी इनकम नहीं थी है, हालांकि इनकम ना भी हो तो फिर भी सबमिट तो करवानी पड़ती है, लेकिन वो नहीं करवा सका, तो क्या अब जब 23-24 की वो करवाएगा तो उससे पहले उसको 22-23 की करवानी पड़ेगी? अच्छा, यहाँ पर मैं जवाब दे दूं, जिसने एनटीएन लिया होता है ना एक दफा, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, सेक्शन 114 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस और दूसरी बात, जी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक 22-23 की रिटर्न सबमिट जो कि 23-24 की रिटर्न सबमिट नहीं हो। ठीक है, ठीक। एनीवन एल्स बच्चों, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे कंप्लीट टास्क के अंदर लिखा आ रहा है सेक्शन 114(4) नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। क्या ये नोटिस है, मतलब मैं यहाँ से रिटर्न जो मिसिंग रिटर्न मैं ये फाइल करूंगा तो यहीं से इसी को मैं एडिट करूंगा? नहीं बच्चे, इनबॉक्स में जो आपको नोटिस आएगा ना इनबॉक्स में, उसका रिप्लाई पे क्लिक करोगे। जब रिप्लाई पे क्लिक करोगे तो फिर आप उसको खोल सकते हो, जो रिटर्न है वो तब खोलेगी। ठीक है, इनबॉक्स में जो ओके नोटिस पड़ा होगा ना उसको करोगे। ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि लास्ट टैक्स का टैक्स रिटर्न जो आपको पता है कंप्लीटेड टैक्स आप देख सकते हैं, उसकी जो है वो मैं प्रिंट क्या सेव कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको क्लिक किया था, इससे प्रिंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऐसे ये आप, ये मैंने क्लिक किया ना कोई कंप्लीटेड टास्क की रिटर्न, तो हाँ यहाँ हाँ, पर प्रिंट की ऑप्शन है, यहाँ पे तो कुछ हो रहा है वह। प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, सेव का नहीं आ रहा, मुझे उसको सेव करना है आप कहीं। प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना जैसे ही, तो वो हाँ डाउनलोड हाँ। हो जाता है। ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओके खोलूंगा, इसको कंट्रोल पी करूंगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक। ओके ठीक। जो लेटर भी हो, जो कुछ भी हो ना,
तो वो सबमिट कंप्लीटली टास्क में जाके डिक्लेरेशन है, इसको खोलो, जो भी है इसको खोलोगे आप, इसको सबमिट करोगे, इसको प्रिंट, यहाँ पे आ रहा प्रिंट, ये तो ठीक प्रिंट है। करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, तो ओके डाउनलोड हो गई, थैंक आप उसको मेंशन कर दो, हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, यू। ओके थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। चलो सर बच्चों, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि एक ना मेरा एक बिजनेस था। मेरी पर्सनल रिटर्न का भी मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पे आए हुए हैं, एक मेरा बिजनेस था उसके नाम से भी मुझे नोटिफिकेशन आए हैं। उसका एनटीएन ना मैंने सरेंडर कर दिया था, मतलब मैंने वो कंपनी क्लोज कर दी थी। और उसका मैंने जाके जो यहाँ पे इस्लामाबाद में G9 में ऑफिस था उनको बता दिया था कि देखिए हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, ये उसका लेटर है, डॉक्यूमेंट था एक, वहाँ पे सबमिट कराया था। और उसका एनटीएन मैंने क्लोजर का नोटिफिकेशन दे सबमिट कर दिया था। लेकिन अभी तक मुझे उसके मैसेजेस पोर्टल पे शो हो रहे हैं कि मेरा सेक्शन 114(4) का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये इसका सर क्या प्रोसीजर होगा, अगर मैं ये मेरी अभी तक लाइबिलिटी है उस बिजनेस की, इसे क्लोज अगर आपने एफबीआर में लेटर लिखा था ना कि भाई मेरी कंपनी क्लोज हो गई है या जो भी हो गई है, उस लेटर करने को का अपने तरीका कार पास कैसे रखो, उस लेटर को अपने पास रखो। एफबीआर यूजली तौर पे क्लोजर ऑफ रिटर्न नहीं किया करता जब तक एफबीआर उसका ऑडिट ना करे, क्लोजर ऑफ कंपनी नहीं करे जब तक उसका ऑडिट ना करे। तो वो ऑडिट करना पड़ता है फिर वो क्लोज करती है। तो एफबीआर अपने पास वो लेटर रखो, उसकी रिटर्न सबमिट ना करो, लेकिन अगर आपने लेटर लिखा हुआ है तो, अदरवाइज एफबीआर को लिखो कि भाई ये कंपनी क्लोज हो गई है, रिसीविंग कराओ, 3 दफा रिसीव करवा लो। मतलब एक दफा रिसीव कराओ, फिर 10 दिन बाद फिर रिसीव कराओ, फिर 10 दिन बाद फिर रिसीव कराओ, कि मेरा एनटीएन क्लोज कर दें, क्लोजर ऑफ एनटीएन करें। वो हम नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस आता है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आईआरएस के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा, ये अपना लेटर लिखना है, कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हो जाएगा डिस्कस। ठीक है। क्यों। और जो रिटर्न आपकी इंडिविजुअल की है तो आप इंडिविजुअल की रिटर्न जरूर फाइल करो। ठीक हो गया सर, थैंक जी यू। सुलहरी साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं अजमल भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फाइलर होने के क्या क्या फायदे क्या हैं, फाइलर होने के कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? बच्चे टैक्स रेट कम बता के, आप जैसे मैंने पिछली क्लास में ओरिएंटेशन में ये बताया था कि लोग इस कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं करते कि हॉस्पिटल्स में और स्कूलों में, जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं और जो कुछ जो सरकारी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वो करते, वो बेसिकली हमारी टैक्स इनकम से होते हैं, चाहे कम होते हैं चाहे ज्यादा होते हैं, व्हाट्सोएवर आपके पैसों किसी हकदार को भी मिल रहे हैं। तो लोगों के जो, जिसे कहो ना कि लोग थोड़े से इस वक्त शख्सी, जिसे कहो ना शख्सियत पसंद हो चुके हैं, अपने आप को पास पैसा रखना ज्यादा बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर लोगों पे स्पेंड करने को। तो वो एक बुरी चीज है। इसको आपने उनको बताना ही हो सकता है, बता ही सकते हो। आगे लोगों की मर्जी है टेक्निकली कि वो फाइलर बनते हैं कि नहीं बनते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आप बताना शुरू करो, 10 में से 2-3 बंदे आ ही जाते हैं। ठीक हो गया थैंक यू सर, सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज बच्चे। किसी और बच्चे का कोई सवाल है बच्चों? ठीक है। चलो चलो बच्चों, आज का सेशन एंड करते हैं बच्चों। इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात होगी इसी टाइम पर, तो थोड़ा सा आ जाइएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाँ।